बेसबॉल के सामने परेशानी में निखरा भारत। जी हां, जब इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली थी तो हर फैन के दिमाग में एक चिंता थी कि विराट कोहली तो नहीं आ रहे हैं। अब विराट कोहली नहीं रहेंगे तो टेस्ट मैच कैसे होगा? क्योंकि विराट कोहली एक वो नाम है फिलहाल टीम इंडिया में जिन पर सबकी नजर बनी रहती है और वो टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ही बाहर चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद शमी अपनी गेंदबाजी की लहर जो वर्ल्ड कप में दिखाई थी उसके बाद वो गायब हैं। वो भी इंजरी से जूझ रहे हैं और उनका नाम भी इस टेस्ट सीरीज में नहीं था। तो पहले तो उस टाइम ही सवाल था कि किस तरह से बॉलिंग अटैक काम करेगा, किस तरह से बैटिंग यूनिट काम करेगी बिना विराट कोहली, बिना मोहम्मद शमी के। लेकिन जब आप आगे बढ़े तो मानो आपकी परेशानी और आगे बढ़ गई, क्योंकि आपको इंजरी पर इंजरी मिलने लगी। आपके पास केएल राहुल मैच विनिंग प्लेयर अचानक से इंजर्ड हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। फिर उसके बाद जडेजा इंजर्ड हो जाते हैं, उनको एनसीए में जाना पड़ जाता है। और फिर आप डेब्यूटेंट के भरोसे हो जाते हो। श्रेयस अय्यर भी आपके पास थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं आती है तो टीम को उनको भी निकालना पड़ जाता है। हालांकि बैक स्पैज्म को लेकर के बात आई कि उनको बैक स्पैज्म हो गया जिसकी वजह से उनको अगले 3 मैचेस से बाहर कर दिया गया है, तो टेस्ट में से वो भी चले गए। अब जब एक-एक करके खिलाड़ी बाहर जा रहे थे, तो हमें गाबा याद आ गया कि जी क्योंकि वहां यहां हम पहला मैच हार गए थे। और यहां जब हम पहला मैच हारे तो हमें याद आ गया ऑस्ट्रेलिया के सामने जब हम 36 रन से हार गए थे। जब हम यहां पहला मैच इंग्लैंड के सामने खेल रहे थे तो मैच का आगाज कुछ ऐसा हुआ, लगा कि हम इनिंग डिफीट होगी इंग्लैंड की। लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड ने कमबैक करा, जिस तरह से ओली पॉप ने डबल सेंचुरी लगाई, सब कुछ बदल गया और हम मैच हार गए। उसके बाद फिर जिस तरह से एक-एक करके प्लेयर की इंजरी शुरू हुई, तो फिर प्रेशर बनने लगा, आपका मिडिल ऑर्डर चला गया, आपके गेंदबाज चले गए और फिर उसके बाद आप आते हो दूसरा मैच, एक अच्छा टेस्ट मैच देखने को मिलता है। यशस्वी की तरफ से एक डबल सेंचुरी आती है और हम वो मैच जीत जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम तीसरे मैच की तरफ बढ़े, तो मानो परेशानी और एक स्टेप ऊपर चली गई। आपके पास एक और खिलाड़ी बाहर चला गया, फिर आपको सरफराज को लाना पड़ा। आप सरफराज को लेकर के अंदर आते हो श्रेयस अय्यर की जगह पर, और वहीं दूसरी तरफ अश्विन जो टीम में मौजूद थे वो मिड मैच में ही चले जाते हैं। कुछ फैमिली इमरजेंसी आती है जिसकी वजह से उनको घर जाना पड़ जाता है। और फिर बात आती है तीसरे दिन पर कि जी अब कैसे होगा, क्योंकि इंग्लैंड एक बहुत मजबूत स्थिति में दिख रहा था। कुछ 2-250 रन की और रह रहे थे इंग्लैंड को बनाना, और इंग्लैंड के पास सिर्फ 8 विकेट बच रहे, सिर्फ 2 विकेट गिरे थे। वहां पर आपके पास अश्विन नहीं थे। अब आपके पास 4 गेंदबाज हैं और जो भी सब्स्टिट्यूट आप लेकर आओगे, लॉ के अकॉर्डिंग वो गेंदबाजी या बल्लेबाजी नहीं कर सकता है। और अश्विन बीइंग एन ऑलराउंडर, आपको एक बैटर भी मिस करोगे और आप एक बॉलर भी मिस करोगे। और फिर सवाल होने लगा कि भाई अब क्या होगा, और सबने मान लिया दूसरे दिन के बाद कि ये मैच तो इंडिया हार रहा है। लेकिन फिर निकल कर आती है वही बात जो मैंने पहली लाइन कही कि परेशानी में निखर कर आया भारत, जिस तरह से हम गाबा में निखर कर आए थे। क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास बुमराह नहीं थे, उस टाइम हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था, तो हमें नटराजन हमारे पास आए थे, वॉशिंगटन सुंदर ने डेब्यू करा था, ऋषभ पंत ने वो मैच जिताया था। कुछ ऐसा ही यहां हुआ। तीसरी दूसरी इनिंग में हमारे पास सिराज आए। दूसरी इनिंग में हमने जडेजा को देखा। जडेजा पहली बार बिना अश्विन के इंडिया में गेंदबाजी कर रहे थे और जो पहली गेंद उन्होंने डाली उसमें स्ट्रोक्स को ले लिया। उन्होंने बता दिया कि हम तैयार हैं। जसप्रीत बुमराह ने जो रूट को आउट कर दिया, बता दिया हम तैयार हैं। अश्विन की फिलहाल जहां जरूरत है अश्विन वहां मौजूद हैं, और जहां हमारी जरूरत है हम वहां मौजूद हैं। और हमें फिलहाल अश्विन की कमी नहीं खलने वाली है, क्योंकि हमें पता है कि परेशानी में कैसे एक्ट करना होता है। उनके 8 के 8 विकेट चली गई। उसके बाद हम बल्लेबाजी करने उतरे। यशस्वी जायसवाल जायसवाल बेसबॉल पर एक बार फिर से भारी पड़ा। जायसवाल ने आते ही सेंचुरी लगा दी और उसके बाद अफसोस ये कि वो रिटायर्ड हर्ट हो गए। लेकिन उससे पहले उन्होंने बेसबॉल को पूरी तरह से तोड़ दिया। दूसरी तरफ शुभमन गिल भी अच्छे टच में दिख रहे हैं, हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। चौथे दिन का खेल शुरू होने से पहले पहले 322 रन की लीड इंडिया के पास है, और अभी इंडिया फिलहाल एक नाइट वॉचमैन के साथ थी, और दूसरी तरफ शुभमन गिल, सरफराज और जडेजा भी बल्लेबाजी करने को रह रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह से आगे के दिन अनफोल्ड होते हैं और किस तरह से ये टेस्ट मैच खत्म होता है। अब ये टेस्ट मैच जो दूसरे दिन के बाद इंग्लैंड की ही गिरफ्त में दिख रहा था, पूरी तरह से इंडिया से बहुत दूर दिख रहा था, एक दिन में ये मैच वापस से इंडिया के पास आ चुका है। और इसीलिए कहते हैं टेस्ट क्रिकेट इज बेस्ट क्रिकेट, क्योंकि पहले दिन का माहौल कुछ और था, दूसरे दिन का माहौल फिर कुछ और था, और तीसरे दिन वापस से वो माहौल इंडिया के फेवर में आ चुका है। अब किस तरह से चौथा दिन अनफोल्ड होता है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या यशस्वी अपनी इंजरी से वापस आते हैं, या फिर वी होप कि वो इंजरी इतनी बड़ी ना हो कि आगे जाकर के प्रॉब्लम हो। बैक में कुछ तो इशू उनको आ रहा था उनके सेलिब्रेशन के बाद,
और अभी भी वो ऑब्वियसली नॉट आउट है क्योंकि वो रिटायर्ड हट गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि यशस्वी किस तरह से परफॉर्म करते हैं। सबकी नजर सरफराज पर भी होगी क्योंकि पहले मैच में एक अनफॉर्चुनेट रनआउट देखने को मिला था। जडेजा पर भी होगी, एक सेंचुरी उनकी तरफ से आई थी। और शुभमन गिल पर भी होगी जो पहले मैच में बिना रन बनाए आउट हो गए थे। दूसरे टेस्ट मैच में एक सेंचुरी आई थी, अच्छे टच में दिख रहे हैं। तो कहां तक यहां से इंडिया जाती है इन बैट्समैन के साथ। और याद रखिए, अक्सर जब एक नया दिन शुरू होता है वो पहला सेशन इंग्लैंड के नाम होता है। जब हम दूसरे दिन बल्लेबाजी करने आए थे जब भी, और इससे पहले दोनों मैचेस में भी, पहले सेशन में सबसे ज्यादा कोई स्ट्रांग रहा है तो वो इंग्लैंड रहा है जब उनके हाथ में गेंद रही है। तो किस तरह से ये बैटल होती है ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए आपसे जाते जाते ये सवाल कि इंडिया कहां तक इस इनिंग को लेकर जाएगी, कितनी बड़ी लीड होगी और क्या इंग्लैंड उस लीड को चेज डाउन कर पाएगी या नहीं। अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।